नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। जिस तरह से सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा बातें चल रही हैं कि एमसीडी के जो चुनाव थे वो बीजेपी ने रद्द करा दिए, हार के बीजेपी डर के भाग गई। इसी तरह के कुछ मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ मौजूद हैं ओम विहार में और हमारे साथ पार्षद पति महेश अवाना जी मौजूद हैं। तो चलिए इनसे इन्हीं क्वेश्चन के आंसर लेते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। धन्यवाद आपका। सर, चुनाव आप क्यों रद्द करा दिए, क्यों डर के भाग रही है बीजेपी? ऐसा जो आप लोगों पे एलिगेशन है वो आम आदमी पार्टी लगा रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्यों डर गए आप लोग? देखिए, आम आदमी पार्टी तो कोई भी एलिगेशन लगा सकती है, कुछ भी कह सकती है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन टालने वाली, इलेक्शन को टाला नहीं गया है। इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, जो योजना है, उसमें चेंज करने की योजना जो केंद्र सरकार ने दी है, आपने टीवी या पेपर के माध्यम से जानकारी आपको मिली होगी, नेताओं के माध्यम से मिली होगी। उसमें क्या है कि ये हमारे जो निगम है इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया था 2012 के बाद। 2007 से लेकर 12 तक निगम एक था। पहले हम लोग, जब मैं 7 से 12 में पार्षद रहा, डिप्टी चेयरमैन भी रहा मैं सेंट्रल जोन का, उस समय हम लोग टाउन हॉल में बैठते थे और ये सिविक सेंटर हमारा उस टाइम तैयार हो रहा था। तो इसमें जो व्यवस्था की गई थी वो 272 पार्षदों को एक साथ बैठने की और अफसर्स को बैठने की व्यवस्था करी गई थी। तो 272 पार्षद बैठने की व्यवस्था यहाँ है, एक ही हॉल में है। अगर केंद्र सरकार ने इसको एक करने की योजना बनाई है, उसमें ये योजना जो बनाई है ये इसलिए बनाई, ये हार वाला कोई मैटर नहीं होता। कहीं व्यक्ति हारता है, कहीं जीतता है, कभी हारता है, कभी जीतता है, ये प्रक्रिया ये चलती रहती है। कभी भी एक जैसा वातावरण कहीं भी नहीं रहता। और शोर मचाने के लिए केजरीवाल से ज़्यादा कोई आदमी हो नहीं सकता। मैं तो अपने शब्दों में ये कह सकता हूँ कि ये दिल्ली का दुर्भाग्य है या पंजाब का दुर्भाग्य है कि जो आम आदमी पार्टी को ये वोट दे रहे हैं या उनको बना रहे हैं, इनका दुर्भाग्य है। इनको अभी नहीं पता लगेगा, बाद में पता लगेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जो केंद्र ने एक योजना बनाई है कि जो हमारा 3 निगमों का खर्चा है वो 3 तिगना खर्चा ना होकर के इक्वल ही रह जाए जैसे पहले था। एक योजना तो ये है। दूसरी योजना उसमें उनकी ये है, जो उनका सिस्टम वो चाह रहे हैं दिल्ली के अंदर, कि पार्षद कम हो जाएं, यानी 272 पार्षद ना होके करीब करीब 1,80,000 से 1 लाख के बीच में वोट हो वहाँ, तो उतनी वोटों के सेंटर के हिसाब से व्यक्ति को एक पार्षद दिया जाए। उसके हिसाब से दिल्ली में लगभग अगर 2 पार्षद करते हैं एक विधानसभा में तो लगभग इतना एरिया 2 लोगों का आएगा। जहाँ ज़्यादा वोट है, जैसे कि हमारा ये दिल्ली का क्षेत्र जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है बदरपुर, इसमें वोट ज़्यादा है। इधर हमारे 2 काउंसलर हैं, 3 काउंसलर हैं, उधर 2 हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर काउंसलर की प्रक्रिया हुई कम की तो क्या होगा कि यहाँ जो नहर पार का क्षेत्र है इसमें पार्षद रह जाएंगे 2 और बदरपुर क्षेत्र में पार्षद रह जाएगा 1। तो टोटल हमारी विधानसभा में 3 होंगे 5 की जगह। और जहां अभी 4 है या 3 है, जिन विधानसभा में केवल 2 रह जाएंगे। जहां 5 है वहाँ 3 हो जाएंगे और जहां 4 है या 3 है वहाँ 2 हो जाएंगे। ऐसा है। तो लगभग 1,80,000 1 लाख वोट जहां आएगी उतने एरिया को पार्षद का एरिया घोषित कर देंगे। ऐसी योजना चल रही है। तो उसमें प्रक्रिया में टाइम क्यों लगा, पहले से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव थे। पहले ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन जब ये मंथन हुआ, इस पे विचार बना कि भाई ये ईस्ट एमसीडी है या साउथ नॉर्थ एमसीडी है या ये अलग अलग क्यों हो, इतने खर्चे अफसरों के ऊपर और दुनिया भर के खर्चे हो रहे हैं, दुनिया भर के तमाशे हो रहे हैं, 3-3 मेयर हो रहे हैं, 3-3 हर चीज़ 3-3 हो रही है। तो इसको क्यों ना हमने समेटना चाहिए। जो पैसा खराब हो रहा है हमारा फिजूल में, वो पैसा क्षेत्र के विकास के काम आए। ऐसी योजना के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, उन्होंने ऐसी योजना के तहत इस कार्य को आगे बढ़ाया है और इस प्रक्रिया में जो समय लगेगा वो लगेगा। अगर 272 पार्षद होंगे तो शायद चुनाव जल्दी हो जाएंगे, 18 मई तक हो जाएंगे उस पहले। और अगर पार्षद कम करने पड़े
तो उसके हिसाब से इसमें 4-5 महीने का टाइम और लग सकता है, 4 महीने कम से कम लगेंगे किसी भी योजना को बनाने। जी सर, जैसे कि आपने बताया तीनों निगमों को एक करने का जो भी योजना चल रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एमसीडी में वाकई में भ्रष्टाचार है इसलिए तीनों निगमों को एक किया जा रहा है, या फिर दिल्ली में हर तरफ केजरीवाल के चर्चे हैं इसीलिए आप उसको दबाने के लिए तीनों निगमों को एक कर रहे हैं? क्योंकि 2012 में भी चुनाव हुए तब भी ये कर सकते थे, आपने नहीं किया। 2017 में चुनाव थे तब भी ऐसा कर सकते थे, नहीं किया। अब 2022 में ही क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, ये अलग मैटर जो आप बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात की जानकारी दे दूं कि ऐसा विचार कितनी बार मीटिंग होती है कैबिनेट की, केंद्र सरकार कितनी बार उस पर विस्तार से बात करती है, कितनी बार कई योजनाओं को काम करने में समय लगता है कि भाई इसमें अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अगर इतने पार्षद होंगे तो फिर क्या असर पड़ेगा, और अगर 3 निगम है जैसे उसमें खर्चा दिखाई दिया, ज़्यादा नुकसान दिखाई दिया खर्चे का और ज़्यादा चीज़ों का। तो इसलिए आपने बात की कि केजरीवाल की चर्चा है, केजरीवाल की चर्चा, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब के लोग तो शायद दिल्ली में इतने नहीं होंगे जितने उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जितने उत्तराखंड के लोग हैं, जितने और अन्य राज्यों के लोग हैं। तो पंजाब के तो मेरे ख्याल से 4-5वें नंबर पे पंजाबी आता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इनका असर इतना होता तो अन्य 4 राज्यों में भी इनकी सरकार क्यों नहीं बनी? अगर इनका इतना ही असर है, इनकी ताकत इतनी बड़ी है, तो इनके फिर और जगह 4 जगह क्यों नहीं आई? 4 में से 3 में तो आना चाहिए, 5 में से 3 में तो आना चाहिए था। तो बीजेपी 4 में आई, वो 1 में आए। तो फिर कहाँ भारतीय जनता पार्टी को आप कमज़ोर गिन रहे हैं? कैसे गिन रहे हैं आप कमज़ोर? मैं भी कह सकता हूँ कि ये वो कमज़ोर। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जब कोई भी सत्ता में रहता है और लगातार 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी निगम में है, ये तो आप जानते हो, लगातार 15 सालों से। तो जब लगातार कोई पार्टी 15 साल लगातार राज करती है तो छोटा मोटा गिला शिकवा समाज के रूप में बीच में कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को हो सकता है, तो थोड़ा बहुत तो असर होता है। और जो ये बात कर रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि चुनाव हमारा अभी आम आदमी पार्टी से हो रहा है दिल्ली में, ये मैं मानता हूँ, मैं झूठी बात नहीं करूँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनसे कहीं कमज़ोर नहीं है। अगर कांग्रेस डाउन जा रही है, इसकी वजह से जो कांग्रेस डाउन जा रही है, उनकी जो वोट है, कांग्रेस की वोट जो भाजपा को नहीं देना चाहते, वो केजरीवाल की तरफ जा रहे हैं। तो दिल्ली में अभी जो बात है वो ये है कि बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने की लड़ाई होगी, और आमने सामने की लड़ाई में देखो, मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार, जैसे ही उत्तर प्रदेश में लोग कहते थे ना कि भाई करें कुछ भी, सरकार तो बीजेपी की बनेगी, तो मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि निगम में तो बीजेपी ही आएगी। केजरीवाल भले ही सीटें बढ़ा ले, भले ही उसकी सीटें पहले से ज़्यादा आ जाएं, मैं मान लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाजपा निगम में नहीं आएगी, भाजपा ही निगम में आएगी, मैं इतना आपसे कह सकता हूँ। जी सर, जैसे अभी आपने 5 राज्यों के चुनावों की बात करी, तो 4 राज्य आप जीत गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पंजाब के लोगों ने बीजेपी को क्यों नकार दिया? कहीं कृषि व्यवस्था बीजेपी को लेके तो नहीं डूब गई? नहीं, अगर कृषि वाला मामला या किसानों वाला मामला होता तो अन्य राज्यों में भी होता। इसको सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश का मामला था किसानों का, सबसे नंबर 1 पे वो उत्तर प्रदेश को लेके चल रहे थे, बाकी राज्य तो पीछे थे या पंजाब को लेके चल रहे थे, 2 ही राज्य थे ना। तो फिर यहाँ भी होना चाहिए था। आप पश्चिमी यूपी में देखिए अखिलेश जी के साथ कितना बुरा हाल हुआ है, आप देख रहे हैं ना। जहाँ ये कह रहे थे कि वहाँ तो हम आएंगे, वहाँ क्यों नहीं आए फिर भाई? अगर ऐसा मामला था तो ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब के अंदर भाजपा अभी तक भी जो चुनाव लड़ती रही थी दूसरी सरकार के साथ, बादल पार्टी जो है उनके साथ लड़ते रहे, तो उनके साथ में उनका आपस में तालमेल था। अब उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। जब उन्होंने अलग कर लिया बादल के साथियों ने, तो उसके बाद में क्या हुआ कि भाजपा ने, जो अभी कैप्टन साहब हैं कांग्रेस से आए छोड़ के, उनके साथ टाई अप किया। लेकिन क्या था कि इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता है अचानक, इसलिए ऐसा हुआ कि इनको पंजाब में थोड़ी बढ़त मिल गई, अच्छा मिल गया। और जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि पंजाब के अंदर अभी कुछ टाइम के बाद आपको पता लगेगा पंजाब की हालत। अभी आप देखिए ना, इन्होंने घोषणा कर दी कि हम 18 साल से जो लेके ऊपर तक हम 1000 रुपये पेंशन देंगे सब औरतों को। कहा नहीं,
बुजुर्गों को तो पहले भी 600 रुपये पेंशन मिल रही है अभी तक पंजाब से, लेकिन इन्होंने कहा कि हम सबको 1000 रुपये देंगे हर महीने, ऐसे ही बोला। अब आप बताइए फिर प्रधानमंत्री के पास आप क्यों आ रहे हैं कि हमें 1 लाख करोड़ रुपए दे दीजिए। अभी मान साहब ने क्या कहा, जो सीएम साहब आए थे मिलने हमारे प्रधानमंत्री से, उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया क्यों मांगा भाई? इसलिए कि केंद्र सरकार तुम्हें पैसा फिजूल की खर्ची, आपकी वोट ये तो वोट खरीदने वाला मैटर आ गया ना जी भाई। 18 साल से वोट बनती है, आपको पेंशन देनी है तो शुरू से दीजिए ना, बच्चे को भी दीजिए फिर तो। 18 साल से वोट बनती है 18 साल के युवक की या युवती की, तो 18 साल से ही आपने पेंशन योजना शुरू क्यों करी? पेंशन तो बुजुर्गों को दी जाती है, कभी युवाओं को पेंशन देते हैं? कभी युवाओं को कभी पेंशन नहीं देते थे। युवाओं को रोजगार दिया जाता है, युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है, युवाओं को भिखमंगा नहीं बनाया जाता। आज की पीढ़ी भिखमंगा नहीं बनना चाहती, आज की पीढ़ी चाहती है कि हम आगे बढ़ें, अपनी मेहनत से कमाएं और हम कमाएं और हम 2 लोगों को रोजगार दें, ये चाहते हैं प्रधानमंत्री। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कभी वादा नहीं किया, कभी दावा नहीं किया कि हमारी सरकार पंजाब में बनेगी, कभी नहीं कहा। इसलिए मैं कह सकता हूँ वहाँ हमारा दायरा अभी कमज़ोर था, और सच को बोलना कोई गुनाह नहीं है। मैं इसी बात को कह सकता हूँ कि सच तो सच है, चाहे वो कश्मीर का सच हो। कश्मीर मुद्दे पर भी चर्चा चल रही है, केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं टैक्स फ्री नहीं करूँगा। अरे क्या दुनिया भर के जो प्रदेश हैं वो प्रधानमंत्री देश का उसकी तारीफ कर रहा है, प्रधानमंत्री कुछ बोलता है तो उसका कोई मतलब होता है भाई? जिसको विश्व में सबसे बड़ा ओहदा मिल गया हो, सबसे बड़ा सम्मान मिल रहा हो विश्व के अंदर देश के प्रधानमंत्री को, अगर वो कश्मीर फाइल को, फिल्म को देख करके और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये सच दिखाया है, ये सच्चाई दिखाई है, तो सच को दिखाना क्या गुनाह था? क्या सच नहीं बोलना चाहिए? क्या हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है? तो अगर किसी एक व्यक्ति ने उसकी सच्चाई को फिल्म के तहत उजागर कर दिया तो क्या बुरा कर दिया? आपको क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है केजरीवाल को कि कहीं मेरा जो इस फिल्म के विरोधी लोग हैं, कौन विरोधी लोग हैं? केवल एक धर्म के 50% लोग विरोधी हैं। मैं सारे नहीं कहता, सब लोग विरोधी नहीं हैं। अगर सब लोग विरोधी होते तो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार कमज़ोर हो जाती, योगी सरकार इतनी सीटें नहीं ले पाते। हमारा आंकलन भी आप खुल के कहते हैं, हमारा आंकलन ये था कि 325 से लेके 350 तक तो सीट हमारी कन्फर्म आएंगी, इससे कम तो नहीं आएंगी, हम ये कहते थे। लेकिन उससे भी ऊपर सीटें गई, ऊपर गई ना, लेकिन भाजपा की उतनी आई जितनी हमने बोला। तो हम इतना कह सकते हैं आपको, लोग समझ जाएंगे, धीरे धीरे समझेंगे, एकदम कोई नहीं समझता। जब पता लगेगा उनको कि भाई ये तो तुम तो जो है ना, वो कहते हैं ना, एक मेरी भाषा में मैं बोल देता हूँ कई बार, एक कुत्ता होता है, वो कहीं से सूखी हड्डी लेके आता है, और जब वो सूखी हड्डी को चबाने लगता है तो उसके मसूड़े जो होते हैं उनमें से खून निकलना शुरू हो जाता है। जब खून निकलता है तो कुत्ता समझता है कि शायद, मेरी भाषा को अन्य तरह नहीं लेना, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं अन्य तरह से नहीं कह रहा, किसी का मैं अनादर नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। तो उसके मुंह से उसके ही मसूड़ों का खून आने लगता है, वो समझता है कि खून शायद इस हड्डी में से निकल रहा है। तो आज जो लोग केजरीवाल को लाइक कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि हमें केजरीवाल दे रहा है, हमारा केजरीवाल भला कर रहा है। केजरीवाल किसी का भला नहीं कर रहा। केजरीवाल कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल नहीं है, कोई बहुत बड़ा इतना पैसे वाला नहीं है जो लोगों की सेवा फ्री में कर रहा है। हमारे ही टैक्स का पैसा है, हम जैसे लोगों का, वही पैसा वो यूज कर रहा है। भारत के पैसे को ही खा रहा है, भारत के लोगों के पैसे को खा रहा है। वही बात है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे कि ये खून हमारा ही है, जिसको केजरीवाल चूस रहा है, ये हमारा ही खून है, उस किसी और का नहीं है, हमारा ही खून है ये। तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ, अपने भारतवासियों को, अपने दिल्ली वासियों को, पंजाब वासियों को, कि आपने जो फैसला ले लिया वो सर माथे पे है। उसमें हम ये नहीं कह रहे आपकी सोच होगी अच्छी, हो सकता है तो आपकी अच्छी सोच हो, लेकिन मेरी सोच ये कि आपको पछताना पड़ेगा। मैं ये कह सकता हूँ भारत के लोगों से, अगर केजरीवाल जैसे लोगों को आप आगे बढ़ाते रहे तो देश का बेड़ा गर्क होना जरूरी है, और देश की हालत वो होगी, आज लिख लेना,
ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज कर रहा हूं कि दिल्ली बर्बाद होगी, पंजाब बर्बाद होगा, देख लेना आप, होगा 100% बर्बाद होंगे लोग। ये केजरीवाल है, ये व्यापारी आदमी है और व्यापारी आदमी हमेशा अपने व्यापार को ऊपर रखना चाहता है। इसने राजनीति को व्यापार के रूप में शुरू किया है, इसने राजनीति व्यापार से की है। अब देखना वो चड्ढा जी दामाद जो बन रहे हैं उनको क्या बना दिया ना, राज्यसभा का मेंबर बना दिया ना। मैंने आपको पिछले जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया मैंने क्या कहा था कि वो तो मान तो क्या है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस